आपने सुना होगा नीच का ग्रह उच्च का ग्रह, एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन सुना है। बेसिकली होता क्या है, ऐसा क्यों होता है, लॉजिक क्या बताया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। इंटरेस्टिंग है। पिछले कमेंट्स में से एक ही कमेंट पेंडिंग है जिसका मैंने अभी आंसर नहीं दिया है, तो आज उसका भी आंसर दे दूंगा। आपका कोई कमेंट हो तो, कोई क्वेश्चन हो तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अभी उच्च और नीच, एक्सॉल्टेड और डेबिलेटेड प्लैनेट के ऊपर आते हैं, ये होता क्या है। अब देखिए, हर ग्रह के अपने गुण धर्म हैं, हर ग्रह को अपना काम करने का एक तरीका है। अब जब आप लॉजिक से सोचेंगे ना कि किसी को ऐसा काम करना है तो वो कहां बैठ के कर सकता है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहां वो उच्च का होना चाहिए कि नीच का होना चाहिए। और जब मैं नीच का कह रहा हूं तो मतलब ग्रह जो है अनकंफर्टेबल है, परेशान है। रिजल्ट देगा, हाँ रिजल्ट तो देगा, लेकिन नीच तरीके से देगा। एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे कि अगर आपको कोई ग्रह है जिसने आपको सरकारी नौकरी दिलानी है, ठीक है, सरकारी नौकरी दिलानी है, नीच का ग्रह आपको वो रिजल्ट दिला रहा है, तो कैसे दिलाएगा। एक एग्जांपल ये है, पिताजी की मृत्यु होगी, उनके बदले में कंपैशनेट ग्राउंड पे आपको मिल जाएगी। अब काम तो उसने कर दिया, लेकिन किया नीच तरीके से, तो नीच का ग्रह रिजल्ट दे सकता है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं देता, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स करता है। ठीक है, उच्च का ग्रह होगा तो इसका ऑपोजिट सब कुछ अच्छा करेगा, ऐसा होता है। इसके लिए कहानी भी बताई जाती है, मतलब जो स्पिरिचुअलिटी में जब हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं ये उच्च के जो ग्रह हैं, एक्सॉल्टेड प्लैनेट जो आपकी कुंडली में है, वो विष्णु जी से आते हैं। अब विष्णु को सोचिए हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं विष्णु जी को एक तो सारी चीजों का ज्ञान है, ठीक है, उन्हें पता है कि करना क्या है, कौन सी चीज कैसे होगी, और दूसरा सब कुछ उनके कंट्रोल में है। इनफैक्ट कृष्ण जी की या राम जी की कुंडली भी जब हम देखते हैं तो उसमें 6 7 8 ग्रह एक्सॉल्टेड आते हैं। तो अब किसी ग्रह के लिए, आपके लिए आप सोचिए, आपको सब कुछ तो आता है, सारी तो नॉलेज है, हर चीज का पूरा ज्ञान है, अगला पिछला, और सब कुछ आपके कंट्रोल में, आपके नियंत्रण में है, तो होगी ना परफेक्ट पोजीशन किसी भी ग्रह के लिए। ये होती है एक्सॉल्टेशन स्टेट। अब अलग अलग ग्रहों पे आते हैं। सूर्य को ले लीजिए, सूर्य है राजा, राजा की क्या होगी, ईगो होगी। उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए जैसे ही मैंने हुक्म दिया, जैसे ही मैंने फैसला सुनाया, कोई डायरेक्शन दी, कोई आदेश दिया, चुटकी की स्पीड से भाग के काम करो, दिमाग मत लगाओ। ये राजा की रिक्वायरमेंट है। ये कहां पूरी होगी, कौन सी राशि ऐसी है जहां पे बोला जाता है क्विक एक्शन, सोचने का नहीं। मेष राशि, एरीज, यानी कि 1 नंबर की राशि। तो ये हो गया सूर्य का एक्सॉल्टेशन साइन, उच्च का साइन। और इसके एकदम ऑपोजिट, ये उच्च के नीच के ग्रह की जो पोजीशन होती है ना, किसी भी ग्रह की उच्च की और नीच की जो पोजीशन होती है, जो राशि होती है, वो हमेशा एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है। मतलब 1 से 7वें नंबर पे, जहां भी आप देखोगे वहां से 7वें नंबर पे एकदम ऑपोजिट 180 डिग्री पे उसका डेबिलिटेशन साइन होगा। एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन एकदम ऑपोजिट रहेंगे हमेशा पूरे सर्कल में। ठीक है, तो पहली राशि में सूर्य हो गए एक्सॉल्टेड, ठीक है। 7वीं राशि कौन सी है, लिब्रा, एकदम डेबिलिटेशन पे आते हैं। अब लिब्रा में क्या है, लिब्रा तुला, बैलेंस, सब कुछ सोच समझ के करना है, इमोशंस भी रखने हैं, लॉजिक भी रखना है, सोचना है, समझना है, तोलना है, बराबर करना है, उसके बाद काम करना है। अब जब राजा ने आदेश दे दिया, उसके बाद सामने वाला जिसको हुक्म दिया गया वो बैठ के सोच रहा है, समझ रहा है, वजन तोल रहा है, हिसाब किताब कर रहा है, प्लान कर रहा है, लॉजिक लगा रहा है, इमोशन डाल रहा है, सब कुछ डाल रहा है। राजा को तो टेंशन होगी ना, उसका कहना है जब मैंने हुक्म दे दिया तो काम करो, अब सोचने का क्या बचा है, सोचने का काम तुम्हारा है ही नहीं। तो 7वीं राशि में जाके, यानी कि तुला, लिब्रा राशि में जाके सूर्य हो जाएंगे नीच के। इतना समझ में आया, इंटरेस्टिंग भी लगा तो लाइक कर दो। दूसरे पे आते हैं, चंद्रमा, मून एक्सॉल्टेड कहां होंगे। अब मून को हम मानते हैं मदर, मदर सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा अच्छी स्टेट में कब होंगी, जब वो बच्चों को खाना खिला रही हैं, बच्चों को कंफर्ट दे रही हैं, बच्चों के साथ घर परिवार में ठीक से रह रही हैं, तभी मां खुश रहेगी ना। तो वो कहां होता है हमारा, कुटुंब, खाना, कुटुंब और खाना, ठीक है, परिवार और फूड कहां मिलता है हमें, दूसरे घर से, दूसरी राशि से। ठीक है, ये काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें इन राशियों, इन घरों को ही हम राशि के साथ ओवरलैप होता है। ठीक है, तो दूसरी राशि जो है टॉरस साइन, वृषभ राशि, वहां पर चंद्रमा हो गए उच्च के। क्लियर है, इतना तो समझ में आता है। और 8वीं राशि, दूसरे से 7वीं पोजीशन पे आइए, 8वीं राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक, वहां पे चंद्रमा हो गए नीच के। अब स्कॉर्पियो एक अंडरग्राउंड चीज है, ठीक है, पाताल में है, जमीन के नीचे रहने वाला कीट है, कीट कहते हैं इसको हम। तो जमीन के नीचे चंद्रमा क्या करेगा, उसने तो रात को भी रोशनी देनी है,
उसको तो रात को भी रोशनी देनी है, और रोशनी भी कैसी देनी है, सूर्य ने भी रोशनी देनी है, लेकिन सूर्य की रोशनी में कोई दूसरा दिखाई नहीं देगा, दूसरा ग्रह, दूसरा तारा, दूसरा कॉन्स्टलेशन, कोई नक्षत्र, कुछ दिखाई नहीं देगा सूर्य की रोशनी में। चंद्रमा की रोशनी में सब कुछ दिखेगा। तो चंद्रमा को ऐसी रोशनी देनी है कि दूसरा कोई ओवरशैडो ना हो, ठीक है, इस तरह से नर्चरिंग वाला काम। तो स्कॉर्पियो में चला गया तो चंद्रमा खुद ही पाताल में चला गया, क्या करेगा वहां पे, कुछ नहीं कर सकता। तो स्कॉर्पियो में जाके चंद्रमा नीच के। अच्छा, चंद्रमा नीच का मतलब क्या है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा नीच का है, उसको अपने इमोशंस हैंडल करने नहीं आते, इमोशन समझ में नहीं आते कि क्या करूं। तो वो इंसान हमेशा परेशान रहेगा, डिस्टर्ब्ड रहेगा, ये कुछ भी इमोशनल चीज आने पे उसको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या करूं, लॉस्ट। जैसे मैंने बताया ना, वहां सब कुछ कंट्रोल में, आपको पता है क्या करना है, नीच में कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको पता नहीं है क्या करना है, अंधकार में एकदम। तो ये पोजीशन हो जाएगी। इसके बाद चौथी राशि पे आते हैं। चौथी राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, ठीक है। चौथी राशि क्या है, आपका परिवार है। चौथे घर से जो देखते हैं, आपका परिवार है, आपके एसेट्स हैं, आपकी प्रोस्पेरिटी है, आपका गाड़ी घोड़ा, जमीन जायदाद, वो सब चौथा। और आप जिस चार दीवारी के अंदर जो आपकी फैमिली रहती है वो, ठीक है। यहां पर गुरु हैं तो बहुत अच्छी स्टेट में है, खुश हैं, सुख समृद्धि की जगह पर हैं। अब इसके ऑपोजिट, चौथे के एकदम ऑपोजिट 10वीं में चले जाओ, चौथा मतलब कर्क कैंसर, इसके ऑपोजिट 10वीं में चले जाओ मकर कैप्रिकॉर्न में, तो वो राशि हो जाती है काम की। काम मतलब वर्क, प्रोफेशन, कर्म, ठीक है। अब गुरु को कोई काम दे दे कि ये काम करो, तो गुरु से काम थोड़ी ना होता है, उसने तो ज्ञान देना है, उसने तो आशीर्वाद देना है। तो वहां पर जाकर गुरु को वही सिचुएशन समझ नहीं आता कि क्या करूं, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। तो 10वीं राशि में गुरु यानी कि बृहस्पति नीच के, डेबिलेटेड हो जाएंगे जुपिटर। और आगे चलते हैं, छठी राशि पे आते हैं। ये मैं राशि वाइज चल रहा हूं, सबके अलग अलग है, तो उस पे आते हैं। छठी राशि पे आते हैं। छठी राशि में बुध उच्च के होते हैं, ठीक है। एक तो बुध की खुद की राशि है, तो बुध की मूल त्रिकोण राशि भी यही है, मूल त्रिकोण कभी और बात करेंगे। छठी राशि में बुध उच्च के होते हैं, क्यों। छठा घर किस चीज का, याद कीजिए, कोर्ट केसेस, दिमाग लगाना है, झगड़े करने हैं, ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम करनी है, नौकरी के पेपर क्लियर करने हैं, कंपटीशन क्लियर करनी है, कौन करवाएगा, चाहिए ना बुद्धि, तो बुद्धि देंगे बुद्धि। तो बुध यहां पर एकदम कंफर्टेबल है, टीनेजर है। इसके ऑपोजिट देखिए, अब छठे से ऑपोजिट देखिए 12वां, छठी राशि हो गई विर्गो, कन्या। अब इसके ऑपोजिट देखिए 12वीं बनेगी 7वें नंबर पे, छठे से 12वां, 7वां 12वां बनेगा ना। इसके ऑपोजिट देखिए 12वां घर क्या है, मोक्ष, डिटैचमेंट और सोलिट्यूड, अकेले रहना है, अलगाव है चीजों से। अब वो बच्चा टीनेजर, उसको अलग कहीं छोड़ दोगे, एकांत में छोड़ दोगे, वो क्या करेगा, वो वैसे ही डिप्रेस हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा, ना उसको धर्म समझ में आता है, ना उसको मोक्ष समझ में आता है बच्चे को। तो वो वहां पर जाकर नीच क्या हो जाता है, 12 नंबर की राशि में बुध। आगे चलते हैं, 7वीं राशि पे आते हैं, तुला पे, जहां पे सूर्य मैंने नीच का बताया था। अब यहां पर बैलेंस है, सोच समझ के काम करना है, धीरे काम करना है। ऐसा काम करने वाला कौन सा ग्रह है, शनि, मेहनत करनी है। अब यहां पे जब राजा आ रहा था मेहनत के घर में, काम करने वाले घर में, सोच समझ के बैलेंस करके काम करने के घर में, तो राजा को टेंशन थी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन जब यहाँ शनि आ रहे हैं तो वो उच्च का हो गया, क्योंकि शनि ने काम ही स्लो करना है, प्लैनेट ही स्लो है, न्याय के देवता है, तुला की राशि है, न्याय वाली, जो हर जगह आप देखते हो वो तराजू बना होता है ना कोर्ट के बाहर, वही वाला। तो यहां पर शनि हो जाएंगे उच्च के। और इसके ऑपोजिट 7 के एकदम ऑपोजिट 1 नंबर की राशि एरीज, जहां क्विक एक्शन है बिना सोचे समझे, वहां पे शनि हो जाएंगे नीच के। हाँ, ये शनि नीच मतलब, शनि नीच का मतलब आप मेहनत करने की काबिलियत नहीं है, आप हमेशा लेबर के साथ बदतमीजी करेंगे, आपसे दूसरे से काम करवाना भी नहीं आता। आपको लगता है कि ये सब नालायक हैं इसलिए काम नहीं करते, बट एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि आपको नहीं आता काम कराना, क्योंकि वो बाकी सबके लिए तो करते हैं। ऐसे ही बुध में बुद्धि कम हो जाएगी, मेमोरी का, इंटेलेक्ट का कम हो जाएगा। और उससे पहले क्या बताया था, बृहस्पति नीच के हो गए तो प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि आशीर्वाद खत्म हो गया जीवन से, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस जनरल जो थी वो खत्म हो गई। उससे पहले कौन सा बताया था, चंद्रमा और सूर्य मैंने बता दिया है नीच का मतलब। आगे बढ़ते हैं, 7 के बाद 8 में कोई, 9 में नहीं है, 10 में, 10वीं राशि में मंगल उच्च के होते हैं, ठीक है। अब आप एक बात देखिए, 10वीं राशि काम की है, मेहनत की है, कर्म की है, मंगल उसी का ग्रह है, प्रोफेशन का ग्रह है, 10वें घर का कारक है, मंगल वहां पे बहुत खुश है। और चौथा घर किस चीज का है, घर परिवार का, शांति से रहने का, फैमिली एनवायरनमेंट, हैप्पीनेस। अब एक सोल्जर है, उसका काम लड़ाई करने का है, उसको उठा के आपने फैमिली एनवायरनमेंट, हैप्पीनेस में बैठा दिया,
वो अपनी AK-47 अपनी तलवार अपने घोड़े का क्या करे वहां पे रख के, हो गया ना उसके पास कोई टूल्स है, ना उसको कुछ आता, ना उसको बच्चों को खाना खिलाना आता, ना उसको खाना बनाना आता, उसको आता ही नहीं है। तो वहां पे ना उसको ज्ञान है, ना उसके कंट्रोल में कुछ है। और 10वें घर में उसको वो सब आता है, उसमें एक्सपर्टीज है, ट्रेनिंग है, कंट्रोल में भी है और प्लानिंग भी कर लेता है, एग्जीक्यूट भी कर लेता है। 10वीं राशि में मकर में, कैप्रिकॉर्न में मंगल उच्च के, चौथे में नीच के, और बृहस्पति इसके एकदम उल्टा, बृहस्पति चौथे में उच्च के, 10वें में नीच के, है ना इंटरेस्टिंग। और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 12वीं राशि पे। 12वीं में मैंने क्या बताया था, मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है, ठीक है। छठी में उच्च का था, वर्गों में उच्च का था, पाइसिस में नीच का हो जाता है। लेकिन पाइसिस में शुक्र वीनस उच्च का हो जाता है। अब वो क्यों होगा, क्यों? ऊपर से एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, शुक्र असुर गुरु है, बृहस्पति देव गुरु है, दोनों आपस में शत्रु हैं, लेकिन शुक्र आकर एग्जॉल्टेड हुए, उच्च के हुए बृहस्पति की राशि में, है ना अजीब सी बात। लेकिन ऐसा है, एक और खास बात बताता हूं शुक्र की। जो हमारे ग्रह से रोटेट करते हैं ना, हमारा सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। क्यों? क्योंकि अर्थ की रोटेशन ऐसे है कि ईस्ट से हमें सूरज उगता हुआ दिखता है, वेस्ट में छुपता हुआ दिखता है सारे ग्रहों पर, शुक्र के सिवाय। शुक्र उल्टा घूमता है, शुक्र पे सूरज पश्चिम में उगता है और पूर्व में छुपता है, ठीक है। तो शुक्र कुछ ऐसा है। शुक्र बृहस्पति की राशि में जाके उच्च के होते हैं, क्यों? अब शुक्र के ट्रेट समझिए आप। पहली बात तो फीमेल है, ठीक है, फीमेल है, स्विमिंग पसंद है, तो मछली हो गई। मीन राशि में मछली होती है ना, स्विमिंग है, पानी है, और सोलिट्यूड है, अकेलापन है। तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए पूरी लग्जरी, कंफर्ट हो, मेरे पास अपना स्विमिंग पूल हो, पति लवर जो भी है वो साथ हो, और वहां पे अकेले रहेंगे मजे से, सारी लग्जरी, सारे कंफर्ट। उसको ना काम करना, ना उसको ज्ञान देना, ना उसको कंपटीशन का पेपर क्लियर करना, ना उसने बच्चे संभालने, ना उसने घर संभालना, ना उसने लड़ाई करनी, उसको किसी चीज से मतलब ही नहीं है, उसको ऐश करनी है। तो 12वें घर में परफेक्ट ऐश, कोई काम है ही नहीं, शुक्र वहां उच्च के हो जाएंगे। अब इसी फीमेल को, जिसको सारी लग्जरी, सारे कंफर्ट चाहिए, आराम से एंजॉय करना है, उसको आप छठे घर में डाल दो। 12वें के एकदम ऑपोजिट छठा आया, कोर्ट केस। अब उसको कोर्ट केस में डाल दो या कंपटीशन में डाल दो, हो गई ना टेंशन। उसको आता ही नहीं सब कुछ करना, कोर्ट में खड़े होके करे क्या? तो छठी राशि में विर्गो में हो गए नीच के। अब इसको ना समझने के लिए आपको दो चीजें और करनी पड़ेंगी, अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो। एक तो मेरी घरों के वीडियो, जो मैंने 12 घरों के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उसको एक बार ध्यान से देख लेना। 12 वीडियोस हैं 10-10 मिनट के, एक बार ध्यान से देख लेना, नोट्स बनाना अच्छी तरह। आपको घरों के जब मतलब समझ में आ जाएंगे तो आप इससे भी रिलेट कर पाओगे। और सिमिलरली राशियों के वीडियो, 12 ही राशियां हैं, 12 ही घर है, ये दोनों देखिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो से एसोसिएट ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद मन करे तो इसको दोबारा देख लेना, ठीक है। इतना तो इंटरेस्टिंग लगा, समझ में आया? अब बढ़ते हैं, पिछले कमेंट्स में से आंसर दे देता हूं। देव ज्योति जी का मेरे को क्वेश्चन आया था कोलकाता से, उनके प्रोफेशन में काफी प्रॉब्लम चल रही है। तो देव ज्योति जी, ये प्रोफेशन में आपकी प्रॉब्लम चल रही है, सिर्फ प्रोफेशन में नहीं, सब चीजों में चल रही है। केतु की आपकी महादशा चल रही है, ठीक है। अभी के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो मैं आपको बता रहा हूं 7 तारीख तक, ये वाली आने वाली 7 अप्रैल तक आपका प्रोफेशन में कुछ हो जाना चाहिए। काफी अच्छे चांसेस हैं, पूरा एफर्ट डालिए, पूरी मेहनत कीजिए, बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर, अभी 1 हफ्ते के अंदर कुछ होना चाहिए, ठीक है। काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि उसके बाद काफी टाइम तक प्रॉब्लम है। आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि लगन का स्वामी मंगल 12वें घर में चला जाता है। इसका हमारे पास कोई उपाय होता नहीं। अगर लगन के स्वामी को कमजोर करेंगे तो आप बीमार पड़ने लगोगे, ठीक है। 8वें घर से बृहस्पति 12वें घर पर दृष्टि डालता है, वो भी आपकी मेडिकल के ऊपर खर्चे ज्यादा कराता है। तो आप इन दोनों को खुश कीजिएगा। बृहस्पति के लिए कुछ व्रत कीजिए, मंगल के व्रत कीजिए, मंगल और बृहस्पति को खुश करने की कोशिश कीजिए। और अभी के अभी 1 हफ्ते के अंदर आपका होना चाहिए, काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जल्दी से अपने करियर पे फोकस कीजिए, एस्ट्रोलॉजी पे ध्यान मत लगाइए, उस पे कीजिए। उसके बाद गणेश जी की पूजा अगर आप करेंगे, गणेश जी में कुछ श्रद्धा रखेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु की दशा है। केतु के लिए हम गणेश जी की, और राहु के लिए हम दुर्गा की पूजा में विश्वास रखते हैं। अगर आप में से किसी और का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं अगली बार रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो का फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, कैसे समझ में आया। और ये जो नीच के मैंने ग्रह बताए ना, इनका एक राजयोग भी बनता है नीच के ग्रह से। हाँ, नीच के ग्रह से राजयोग बनता है, जिसको हम कहते हैं नीच भंग राजयोग। नीच भंगा कहीं बोला जाता है, कहीं नीच भंगम बोला जाता है, कहीं नीचम, मतलब ये शब्द अलग अलग हैं, पर नीच भंग राजयोग नाम का भी एक कंसेप्ट होता है। अगले वीडियो में कल उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।